नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। आज हम आए हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में। यहाँ उपनल कर्मचारियों का एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ महेश भट्ट जी जुड़ चुके हैं। महेश भट्ट जी से जानना चाहेंगे कि किस तरीके से उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है और क्या उनकी मुख्य मांग है। भट्ट जी, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि आपका धरना प्रदर्शन यहाँ बुद्ध पार्क में चल रहा है और किस तरीके का धरना प्रदर्शन है, आपकी क्या मुख्य मांगे हैं। हम लोग उपनल कर्मचारी महासंघ के सभी कर्मचारी हैं और मैं वहाँ से पदाधिकारी हूँ। मुख्य संयोजक आंदोलन का महेश भट्ट मेरा नाम है। हम लोग 39 दिन से राजधानी देहरादून में हड़ताल पे बैठे हुए हैं और हमारी सरकार से मांगे क्या थी जो हाईकोर्ट ने हमें दिया है, समान काम समान वेतन और चरणबद्ध तरीके से सबको नियमित किया जाए। सरकार 2019 से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। हमारा आज भी आह्वान है सुप्रीम कोर्ट में जो आपने दायर याचिका हमारे विरुद्ध जाहिर की है उसे वापस लें, हाईकोर्ट का फैसला लागू करें। लेकिन सरकार को 39 दिन बाद भी जो होश आया जब नए मुख्यमंत्री हमारे बने, उसके बाद सैनिक कल्याण मंत्री बने, उन्होंने कमेटी बनाई है। कमेटी में 2 सदस्य हमारे भी हैं और स्वाभाविक है कल परसों अगर कमेटी का जो भी निर्णय आता है, अगर हमारी मांगों के अनुरूप आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर हमें बाध्य होना पड़ेगा बड़े आंदोलन के लिए। भट्ट जी, जानना चाहते हैं 40 दिन से आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई प्रतिनिधि आपसे मुलाकात करने आया या आपकी समस्याओं को जानने के लिए यहाँ पहुँचा? नहीं, सरकार का नुमाइंदा तो नहीं आया, पर लेकिन जब हमने रैली निकाली तो मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, जब तो कोविड में थे। उनकी मानता रही कि चलो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम सबसे बात करी और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है जिसमें समान काम समान वेतन और नियमितीकरण पे इन्होंने कमेटी ने रिपोर्ट देनी है। उस कमेटी में 2 सदस्य हमारे संगठन के पदाधिकारी भी हैं और संभवतः कल परसों उसमें जो भी रिजल्ट आएगा अग्रिम रणनीति हम उससे तय करेंगे। पर आंदोलन अभी पूरे प्रदेश में जारी रहेगा, चाहे जनपद हल्द्वानी हो, चाहे अन्य जनपद हो, चाहे देहरादून राजधानी हो, सभी जगह आंदोलन जैसा चल रहा है पूरे जोश के साथ ये रहेगा। और अगर यहाँ पर भी ये सुनने में आया है कि कॉलेज प्रशासन बार बार कर्मचारियों को डराने धमकाने का जो तरीके अपना रहे हैं कि गलत है, उनको मान लेना चाहिए कि ये तरीके नहीं अपनाने चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिली है कि जो भी हमारा पुलिस प्रशासन है उनको शायद इस प्रकार की सुध नहीं है कि यहाँ पर ये लोग किस प्रकार से क्यों इकट्ठे हुए हैं। उनका कोई भी सुरक्षाकर्मी या पुलिस प्रशासन के लोग कोई भी मौजूद नहीं है। मैं अभी जाऊँगा शाम को, यहाँ पे जो CTCO होंगे जो भी बात करेंगे, कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से तो आप यहाँ पर 2-4 उनके पुलिस प्रशासन के लोग होने चाहिए। बहनें हैं, लेडीजें हैं। भावुकता में कोई कर्मचारी अन्याय से कोई कदम न उठाए। हमें स्वयं देहरादून से यहाँ आना पड़ा, लगा कि चलो इस प्रकार से अगर कॉलेज संस्थान या प्रशासन परेशान कर रहा है तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर आंदोलन जारी है जब तक सबकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है और प्रत्येक उपनल कर्मचारी इससे जो है इस मांग से संतुष्ट नहीं होता है तब तक ये मांगे, ये आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा जब तक मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं, आंदोलन जारी रहेगा। महेश भट्ट जी का साफ कहना है कि कॉलेज प्रशासन इनको धमकाने की कोशिश कर रहा है, ना ही यहाँ कोई इनको सुरक्षा का इंतज़ाम है, ना ही कोई सुरक्षा इनको प्रदान की जा रही है। उसी तरीके से महेश जी से एक सवाल और हमारा है कि महेश जी से हम पूछेंगे कि अगर इनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो किस तरीके से ये धरने प्रदर्शन को आगे क्या रूप देंगे। अगर पहले तो उम्मीद है कि जो कमेटी बनी है उसमें 2-3 दिन में रिजल्ट आ जाए। अगर नहीं आता है हमारी मांगों के अनुरूप जो हम चाहते हैं तो उसके बाद ये आंदोलन तेज़ गति पकड़ेगा। कर्मचारियों को भावुकता में आकर अनावश्यक कुछ कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन अभी तो शालीनता के साथ है ये लड़ाई। देहरादून की राजधानी से लेकर प्रदेश के प्रत्येक जनपद तक, प्रत्येक ब्लॉक तक है, क्योंकि प्रदेश के पूरे प्रदेश में 22,000 कर्मचारी लगे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य, बिजली हो, पानी हो, तमाम आवश्यक सेवाएं हैं, खाद्यान्न है, तमाम नगर निगम की व्यवस्थाएं, सब प्रत्येक जगह पे उपनल के कर्मचारी 22,000 संख्या में हैं। और पूर्ण रूप से अगर इसके लिए हमें बाध्य होना पड़ेगा तो मजबूरी बन जाएगी हमारी ये। पर गवर्नमेंट से, सरकार से उम्मीद है कि ऐसा करने के लिए मजबूर न करें। ये तो हमारे साथ महेश भट्ट जी उपनल कर्मचारी महासंघ के संयोजक हैं। अब हम आगे बात करेंगे अपने, हमारे साथ में यहाँ एक आए हुए हैं समित टिक्की जी जो आम आदमी पार्टी के हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं समित भाई, आम आदमी पार्टी से हैं। समित भाई से जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उपनल कर्मचारी धरना प्रदर्शन पे हैं और आपने इनको आगे समर्थन दिया है, क्या सरकार की मंशा इससे दर्शाती है और किस तरीके से ये उपनल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। समित भाई, जानना चाहूँगा, आपने यहाँ बुद्ध पार्क में आके उपनल कर्मचारियों को अपना सपोर्ट किया है और किस तरीके से देखते हैं इस धरना प्रदर्शन को। जिस तरह से प्रदेश की स्थिति चल रही है, जनता बेहाल, माताएं बहनें बेहाल, बच्चे बेहाल और एक कर्मचारी भी बेहाल। कोई भी एक ऐसा रोज़गार सृजन को लेके
या स्वास्थ्य को लेके किसी भी तरीके का कोई एक विज़न जो है वो सरकार का दिखता ही नहीं है। हमारे भाई बंधु माताएं बहनें जिन्होंने इतना एक अच्छे से कोविड काल में कार्य किया था और जिस तरीके से इस शासन काल में वो प्रताड़ित हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम गणतंत्र में नहीं, हम जैसे पुराने समय के राजतंत्र में रह रहे हों। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से हम इनको पूरा समर्थन देते हैं और ये यकीन दिलाते हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी तो सबसे पहले रोज़गार सृजन की नई नई योजनाएं बनेंगी और स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत ढांचों पे सबसे पहले इस पे हम लोग कार्य करेंगे। हमारे साथ समीर टिक्कू जी हैं। समीर टिक्कू जी का कहना है कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो रोज़गार सृजन के लिए कार्य करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ललित जोशी जी, जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, पूर्व राज्य दर्जा मंत्री हैं। मैं ललित जी से बात करना चाहूँगा, ललित जी से, और ललित जी से पूछना चाहूँगा कि किस तरीके से उन्होंने आज यहाँ उपनल कर्मचारियों को समर्थन दिया है। ललित जी, जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से सरकार की मंशा पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं, सरकार की क्या मंशा है और क्या आप इस धरना प्रदर्शन से देखते हैं? यार देखिए, सरकार की मंशा तो तभी स्पष्ट हो गई थी जब एक तरफ 2016 में ये जियो पारित हुआ और उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने ये स्पष्ट कर दिया था कि इन सब को का नियमितीकरण चरणबद्ध तरीके से कर दिया जाए। 2018 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया था। तो उस समय के जो एक तरह से तानाशाह बन करके बैठे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने बजाय इन सब लोगों को नौकरी पर परमानेंट करने के बजाय, जहाँ तक कि उच्च न्यायालय ने तक कह दिया था, बजाय इसके करने के, ऐसा बिरला ही मैंने इतिहास में जन विरोधी नेता और जन विरोधी मुख्यमंत्री देखा होगा, जो मुख्यमंत्री बजाय उच्च न्यायालय की बात करने के को मानने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाता है, एसएलपी वहाँ फाइल कर देता है। मतलब मामले का इस देश में जिस तरह की परंपरा है उसको गोलमोल कर देता है, सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके मामला ही ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो इस देश के लिए भी दुर्भाग्य है। देश के लिए दुर्भाग्य इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ, 2014 में भी इसी कांग्रेस की, इसी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने ये वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष देंगे। डबल इंजन की सरकार ने 2 करोड़ की रोजगार देने की जो बात थी वो तो छोड़ो, उनके ही एक प्यादे जो यहाँ पर बैठे, मैं तो प्यादा कहूँगा, आज के दिन वो प्यादा हो गए। वो सोचते थे कि पूरा जो है हम पूरे उम्र भर राज करेंगे, वो 4 साल तक जब अपरिहार्य हो गए खुद भारतीय जनता पार्टी को, तो भारतीय जनता पार्टी ने दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया। ऐसे पिनकी जो तानाशाह 4 वर्ष तक थे, उन्हीं को सबक सिखाने के लिए अभी आप एक बात और पूछना चाहता हूँ। मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी का था उत्तराखंड के अंदर, जब मैनिफेस्टो 2017 में उन्होंने जारी किया था, उस मैनिफेस्टो में भी लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात हुई थी। वो सारे रोजगार नदारत हैं। 4 वर्ष के अंदर एक भी व्यक्ति, एक भी युवा को सरकारी रोजगार नहीं मिला, बल्कि युवा बेरोजगार तो हुए, ओवर एज भी हो गए, वो जॉब के लायक भी नहीं रहे। तो मैं समझ सकता हूँ कि अब मुंह में इतनी बुरी तरीके से ये जितने भी ये लोग बैठे हैं, जिन सबके बाल सफ़ेद हो गए, छोटी काम पूरा ले रहे हैं और तनख्वाह ढेले भर की दे रही है सरकार, ये किस मुंह से 2022 में किस मुंह से TSR नंबर 2 आएंगे, जनता के सामने क्या मुंह लेकर के लगाएंगे, ये तो प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसको भविष्य में यही जिनकी आज मजाक बना रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो अभी 4-5 दिन पहले कहते थे कि इन सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, किस मुंह से देखते हैं TSR जनता के सामने या इनके सामने फेस करते हैं दोबारा, ये सब देखने वाली बात होगी। ललित जी, मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इनको किस तरीके से समर्थन दे रही है और किस तरीके से आप लोग इनके लिए लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का मैं एक सदस्य हूँ, उस नाते तो मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। जन विरोधी जो भी सरकार के क्रम हैं उसके लिए भी हम उपस्थित हैं। मैं आंदोलनकारी रहा हूँ, उसलिए भी मैं इनके साथ उपस्थित हूँ। और इसलिए भी उपस्थित हूँ कि उसी सुशीला तिवारी अस्पताल में, जहाँ पर पूरे कोरोना काल के भीतर एक जितने यंग लड़के हैं, ये सब लोग हमारी माताएं बहनें नर्सों के रूप में, डॉक्टर के रूप में इन्होंने पूरी सेवा करी कोविड काल में। मैं समझता हूँ किसी और विभाग में करने में हिचक हो सकती है सरकार को। अरे इनके लिए क्यों, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान को हथेली में डाल करके इन्होंने जनता के लिए कार्य किया है, इन सुशीला तिवारी के लोगों को पक्का करने में सरकार को क्या हिचक है? और अगर इनके लिए हिचक है तो ये जो कोरोना काल में जो कोरोना वॉरियर्स के नाम पे ड्रामेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी जो मेडल दे रही है, ये कृपया, मैं तो कहता हूँ इन सबसे, इनके जितने भी मेडल हैं उन सबका बहिष्कार कर दो।
कहीं आपको बुलाना जाता है कोरोना वॉरियर्स। आप तो हैं ही असली में कोरोना वॉरियर्स, असली कोरोना वॉरियर्स आप ही हैं। इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ से पुरस्कार तक लेना बंद कर दो, आज मैं कहता हूँ। और कांग्रेस हर दम पर इनके साथ खड़ी है। 2016 में हमारी ही कांग्रेस सरकार ने इनके लिए जियो निकाला था। ये सब याद रखने योग्य बातें हैं। खाने खाए कोविड काल में हमने। ये थे हमारे साथ पूर्व दर्जा मंत्री ललित जोशी जी। हमारे साथ सुशीला तिवारी के कुछ स्टाफ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में है अमरीन जी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ, जो सुशीला तिवारी में स्टाफ नर्स हैं, मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनकी किस तरीके की तकलीफ़ है और किन बातों को लेकर के ये आज बुद्ध पार्क में धरने पे बैठे हैं। इनका धरना पिछले लगभग राजधानी देहरादून में पिछले 40 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब इनका धरना प्रदर्शन हल्द्वानी में भी चल रहा है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। अमरीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या मांगें हैं और आप किन मांगों को लेकर के यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। भैया, हम लोग 8-9-10 सालों से कार्यरत हैं, बट हम लोगों को उसके हिसाब से वेतन नहीं मिलता है। जो परमानेंट कर्मचारी है उसी का 5 गुना ज़्यादा सैलरी लेता है। 70,000 में वो वहाँ काम कर रहा है, हम उसी का 12,000 रुपये उठा रहे हैं, जो बहुत ही कम है। आज की डेट में हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है और हम लोग बहुत परेशान हैं, क्योंकि इतने सालों से हम इतनी मेहनत करें। कोविड ड्यूटी हम लोगों ने बच्चे छोड़ के की, भैया हम जानते हैं हमने कैसे करी, लेकिन हमने किसी से नहीं कहा। चौथी कोविड ड्यूटी हमारी लग चुकी है। हम 15 दिन बच्चे छोड़ते हैं, फिर 15 दिन उनके बाद जाने में भी डरते हैं कि कहीं उनको हमसे इन्फेक्शन ना लगे, लेकिन तब भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है। परमानेंट कर्मचारी को उतनी अच्छी सैलरी दी जाती है, CL EL दिए जाती हैं, और हम लोग अगर EL ले लें तो उसमें भी हमको ज्वाइनिंग देने में परेशान किया जाता है। 10 EL हमें साल में मिलती है। पूरे साल में हमने सिर्फ 10 EL में अपना घर में कोई प्रॉब्लम है उसे देखना है, अपने बच्चों का कोई काम है उसे देखना है। हम लोग इस तरह से परेशान हैं। इसलिए हम सिर्फ बस एक बात कहना चाहते हैं, हम सामान्य कार्य समान वेतन चाहते हैं। बस अपनी सरकार से हम ये चाहते हैं जो हमारी मेहनत है वो हमें दे। कोविड ड्यूटी में हमने नहीं कहा कि हम परेशान हैं। हमारे किसी का 1 साल का बच्चा था, इसका 1 साल का बच्चा था, 1 साल का बच्चा छोड़ के गई ये ड्यूटी में। इसने नहीं कहा मेरा बेबी की कौन देखेगा, लेकिन हम गए। हमने नाइट ड्यूटी करते हैं, हम प्रॉपर ड्यूटीज़ करते हैं। हमने कभी अपने मरीज़ों में भेदभाव नहीं करा, क्योंकि मरीज़ों को हम PP किट पहनने में आधा घंटा लगता है। मैं आपको बता रही हूँ, आज भी ड्यूटी करी है, आधे घंटे तक वो बैंड बजाए तब तक हम लोग बिना PP किट के दौड़े हैं। हम लोग बहुत परेशान हुए कोविड ड्यूटी में। हमने ये नहीं देखा कि हमें वो वायरस लग जाएगा, हमने ये देखा कि मरीज़ हमारा सेफ हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि हमें समान कार्य समान वेतन दिया जाए। बाकी हम और नियमितीकरण के लिए हमारा जो भी हमारे सारे साथी यहाँ बैठे हैं वो चीज़ पूरी करी जाए। सरकार अगर हमें नियमितीकरण दे देती है तो हम और कुछ नहीं कहना चाहते, हम अपनी ड्यूटीज़ में वापस लौट जाएंगे। बस ये मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी नियमितीकरण की मांग को पूरा किया जाए। ये थी हमारे साथ स्टाफ नर्स अमरीन, जिनका साफ कहना है समान कार्य समान वेतन और नियमितीकरण। इसी के साथ में हमारे साथ कुछ और नर्स स्टाफ जुड़ा हुआ है, हम इनसे भी इनकी परेशानी जानना चाहते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? अंजलि अधिकारी। अंजलि अधिकारी मैम हमारे साथ जुड़ी हैं। ये भी एक स्टाफ नर्स हैं और इनका 1 साल का छोटा बच्चा है जिसको ये घर पे छोड़कर पूरे कोविड में इन्होंने ड्यूटी की है। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि समान वेतन समान कार्य के लिए किस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम, जानना चाहता हूँ कि समान वेतन और समान कार्य के लिए किस तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि जो हमारे साथ वाले परमानेंट स्टाफ हैं, काम वो भी उतना ही करते हो, बल्कि उससे ज़्यादा हम लोग करते हैं। चाहे कोई भी हमारे साथ के सफाई वाले हो, कोई भी कर्मचारी हो, और जो हमारा हॉस्पिटल है उसमें ज़्यादा काम हमसे ही करवाया जाता है। ऐसा होता नहीं है कि चलो आप ये काम मत करो, आप इवन मतलब वो बैठे रहेंगे तो हमसे कहते हैं कि तुम ये काम करो। और कोविड ड्यूटी में भी सारे स्टाफ की सबसे पहले हम लोगों का नंबर आता है। जहाँ तक वैक्सीनेशन में भी था, पहले परमानेंट स्टाफ को वैक्सीनेशन लेनी। ड्यूटी में ये नहीं कहा गया कि पहले परमानेंट स्टाफ ड्यूटी करेगा फिर आप लोग करेंगे। आपका कहने का मतलब है कि ऐसा भेदभाव क्यों? जब ड्यूटी आप पूरी करते हैं तो आप लोगों को पूरा समान वेतन और समान अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है? तो आप किस तरीके से सरकार से मांगे कर रहे हैं? मैं हमारा सरकार से बस इतना ही निवेदन है कि जो हम काम कर रहे हैं बस उसका हमें उतना ही समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे जितना आप दूसरे परमानेंट स्टाफ को देते हैं बस। इसीलिए उसी के अनुसार हमको टाइम हो गया इतना सारा, यहाँ पे सबको 10 से 15 साल हो गए। हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं और हम अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हमेशा कोविड ड्यूटी जाते हैं, घर से दूर रहते हैं, चाहे कोई भी हो, वो कोई भी किसी भी स्टाफ में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जैसे जिस काम के लिए जैसे समान वेतन देती है सरकार, उसी के अकॉर्डिंग एक वो बननी चाहिए कि जिससे इतने साल हो गए तो उनको परमानेंट भी किया जाए। ये नहीं कि जैसे जिसको ओवर एज हो गया वो जैसे इन्हें पेपर निकाल दिया, जो ओवर एज हैं वो वैसे ही पेपर नहीं दे सकते हैं। उसकी भी एक एज की लिमिट होती है, सीमा होती है कि उसको इतने टाइम पे परमानेंट होना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। मैम का साफ कहना है कि समान वेतन समान कार्य के साथ में हमें परमानेंट भी किया जाए। हमारे साथ में कुछ और लोग जुड़े हैं, मैं भैया से जानना चाहता हूँ। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नीरज गढ़िया। नीरज गढ़िया जी, आपकी क्या मांगे हैं और किस तरीके से आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी सरकार से सिर्फ एक सूत्री मांग है
जो 2018 में उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा उपनल कर्मचारियों के पक्ष में एक निर्णय दिया गया था, जिसमें मुख्य न्यायाधीश महोदय का वो निर्णय था। उसमें ये कहा गया था कि जो उपनल के कर्मचारी उत्तराखंड में कार्यरत हैं उनको 6 माह के भीतर समान काम समान वेतन दिया जाए और साल भर के अंदर में चरणबद्ध तरीके से उनका नियमितीकरण किया जाए। तो मैं इस राज्य सरकार से मेरे एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक तरफ तो सरकार कहती है कि ये कानूनी बाध्यता है, कोर्ट का निर्णय है कि आउटसोर्स कर्मचारी या अन्य बाहर सोर्सों के जो कर्मचारी हैं उनको हम नियमित नहीं कर सकते हैं। ये कोर्ट की बाध्यता सब विभिन्न सरकारों ने हमेशा अभी बताई है। लेकिन जब इन्हीं कर्मचारियों के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय एक निर्णय देता है कि इन कर्मचारियों को आप समान काम समान वेतन दें और नियमितीकरण करें, तो ये जो 2 करोड़ का रोजगार देने वाली सरकार पार्टी है, उसकी जो सरकार है, डबल इंजन जिसको कहते हैं, तो ये सरकार क्यों कर्मचारियों की उस मांग को पूरा नहीं कर रही है? अब तो माननीय उच्च न्यायालय ने, न्यायपालिका ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया है। अब न्यायपालिका के निर्णय को नहीं मान रहे, तो कैसे हम उम्मीद करें कि ये सरकार भविष्य को उज्जवल करना चाहती है? आप तो हमको रोजगार देना तो दूर, आप तो हमको बिल्कुल पलायन करने के लिए उसमें मजबूर कर रहे हैं, बेरोजगारी की ओर धकेलते जा रहे हैं। तो हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, हाईकोर्ट के निर्णय को यथावत लागू करते हुए शीघ्र समान काम समान वेतन का नियमित दिया जाए और साल भर के अंदर में हमारे जो नियमितीकरण का उन्होंने आदेश दिया है उसका तत्काल प्रभाव से उसको लागू किया जाए। समान वेतन समान कार्य की लड़ाई में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को भी दरकिनार करते हुए सरकार जिस तरीके से अपनी मनमानी कर रही है, उसके लिए उपनल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। जुड़े रहें उत्तराखंड खबरनामा के साथ और देखते रहें। नमस्कार।